हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी एट होम। ये वीडियो DECE के स्टूडेंट्स के लिए, इसमें DEC 2 का दिसंबर 2023 का जो पेपर है उसके आंसर मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। इस वीडियो में मैं आपके साथ पहले चार प्रश्न हैं इनके आंसर शेयर करूंगी। अगर आप लोगों को DEC 1, 2 या 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की हिंदी में PDF परचेज करनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेल ID दी गई है, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेज कर सकते हो। यहाँ पर पहला है, पहले का कै। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्वास्थ्य शब्द से आप क्या समझते हैं और इसके विभिन्न आयामों के संबंध में व्याख्या कीजिए। यानी स्वास्थ्य के बारे में बताना है और उसके विभिन्न आयामों के बारे में आपको बताना है। स्वास्थ्य की संकल्पना, यानी स्वास्थ्य क्या है या स्वास्थ्य किसे कहते हैं। स्वास्थ्य को परिभाषित करना बड़ा ही कठिन कार्य है। इसी कारण समय के साथ साथ अलग अलग विचारकों, वैज्ञानिकों व संस्थानों द्वारा स्वास्थ्य की अलग अलग परिभाषा दी जाती है। यानी स्वास्थ्य को अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम पे भिन्न भिन्न परिभाषाओं में व्यक्त किया है। समय के साथ स्वास्थ्य की संकल्पना में बदलाव को हम इन परिभाषाओं के द्वारा समझ सकते हैं। यानी सबसे पहले वेबस्टर ने स्वास्थ्य किसे कहा है। वेबस्टर के अनुसार शरीर, मन और चेतना की ओजस्वी अवस्था जिसमें समस्त शारीरिक बीमारी और दर्द के अभाव की स्थितियों से स्वास्थ्य कहा जाता है। यानी शारीरिक बीमारी भी ना हो और शरीर में कहीं दर्द भी ना हो, वही स्थिति स्वास्थ्य कहलाती है। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड इंग्लिश जो डिक्शनरी है उसमें लिखा गया है कि शरीर और मन की तेजपूर्ण स्थिति ऐसी अवस्था है जिसमें समस्त शारीरिक और मानसिक कार्य समय से और पूरी क्षमता से संपादित होते रहे हों, ऐसी अवस्था को स्वास्थ्य कहते हैं। वहीं जो आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, वो कहती है कि स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक संतुलन की अवस्था है, केवल रोग या अपंगता का अभाव नहीं। यानी WHO के अनुसार क्या, आपको कोई रोग या अपंगता नहीं है ना, उसका मतलब ये नहीं है कि आप स्वस्थ हो। अगर आप स्वस्थ हैं तो इसका मतलब आपको शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से भी कोई समस्या नहीं है, तो आप स्वस्थ हो। स्वास्थ्य की इन तीनों परिभाषाओं के द्वारा ही हम स्वास्थ्य की संकल्पना में होने वाले परिवर्तनों को देख सकते हैं। अब आपको स्वास्थ्य के विभिन्न आयाम बताने हैं। स्वास्थ्य की विभिन्न परिभाषाओं को देखते हुए स्वास्थ्य के विभिन्न आयाम है। पहला है शारीरिक आयाम, यानी शरीर से रिलेटेड स्वास्थ्य क्या होता है। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण निम्न होते हैं। जैसे उसके जो शरीर के अंग होते हैं ना, वो इस तरह के होने चाहिए कि हमें देख के पता लग जाए कि वो स्वस्थ है। यानी उसका बाहरी व्यक्तित्व कैसा हो, वो दिखने में क्या चुस्त और फुर्तीला हो, उसके बाल चमकदार हो और सिर की त्वचा स्वस्थ हो, गले की ग्रंथियां बड़ी हुई ना हो, त्वचा चिकनी, हल्की, तैलीय व साफ रंग की हो, आंखें चमकदार व साफ हों तथा उनके नीचे काले धब्बे ना हों, होठ गुलाबी रंग के व आर्द्र हों, जीभ गुलाबी रंग की व घाव रहित हो, मसूड़े अच्छे गुलाबी रंग के, मजबूत तथा सूजन व रक्त स्त्राव रहित होने चाहिए, दांत सीधे, साफ व सफेद होने चाहिए, उदर यानी पेट बाहर निकला हुआ नहीं होना चाहिए, अस्थि पंजर का आकार ठीक हो, वजन, लंबाई, आयु और शारीरिक बनावट के अनुपात में होना चाहिए। व्यक्ति की मुद्रा कैसी हो, मुद्रा में झुका हुआ शरीर ना हो, बाजू व टांगे सीधी हो तथा पेट अंदर और छाती बाहर की तरफ हो, मांसपेशियां अच्छी, विकसित व मजबूत हों, मानसिक नियंत्रण, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता हो और चिड़चिड़ापन व बेचैनी नहीं होनी चाहिए। भूख किस तरह की हो कि उसे उचित भूख लगती हो और पाचन क्षमता अच्छी हो, गहरी नींद आती हो, पाचन व अवशोषण नियमित व सामान्य हो। तो ये शारीरिक आयाम है, यानी ये सब होंगे तो ही व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ माना जाता है। फिर आता है मानसिक आयाम, यानी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वह है जो आंतरिक अंतर्द्वंद से मुक्त हो, जिसे हमेशा स्वयं को कोसने या स्वयं पर दया करने की आदत ना हो, जिसमें विभिन्न व्यक्तियों व परिस्थितियों में अनुकूल रहने की क्षमता हो, जो दूसरों के भावों के प्रति भी संवेदनशील हो और जिसका अपनी भावना विशेषकर क्रोध, ईर्ष्या, भय और आत्मग्लानि आदि पर नियंत्रण हो। तो वही व्यक्ति आपको मानसिक रूप से
स्वस्थ कहलाएगा। इसके बाद सामाजिक आयाम आते हैं, यानी समाज में भी कई तरह के व्यवहार होते हैं, उन्हें देख के हम कह सकते हैं कि सामाजिक रूप से बीमार है ये, या ये सामाजिक रूप से स्वस्थ है। तो सामाजिक आयाम के अंतर्गत व्यक्ति को सामाजिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए जो लक्षण है व्यक्ति के वो निम्नलिखित हैं। जैसे जीवन के प्रति सकारात्मक होना चाहिए, यानी हर चीज में पॉजिटिव थॉट हो उसकी। हमेशा दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार रहता है। व्यक्ति का व्यवहार या व्यक्तित्व मोहक होता है। दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों व दायित्वों का सही से वह निर्वाह करे। स्वस्थ अंतर जो व्यक्तित्व है उसमें संबंध रखे, यानी दूसरों के साथ भी अच्छे संबंध रखे। असहमति को सकारात्मक रूप से स्वीकार करे, यानी अगर कोई किसी चीज के लिए मना कर दे ना, उसका उसे बुरा ना लगे, गुस्सा ना आए। इसके अलावा कुछ आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ स्वास्थ्य होता है व्यक्ति का। इसके अंतर्गत निम्नलिखित विशेषताएं आती है, जैसे सत्कार्य करना, दूसरों को हानि ना पहुंचाना, अच्छाई व न्याय की मूल शक्तियों में विश्वास करना, दूसरों की आवश्यकताओं को समझना और उन्हें पूरा करना, सदैव कर्तव्य और जिम्मेदारी के प्रति आबद्ध रहना, ये आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाता है व्यक्ति को। इसके अलावा व्यावसायिक आयाम है जो कि निम्नलिखित है। व्यावसायिक आयाम के अंतर्गत एक व्यक्ति व्यावसायिक यानी आर्थिक रूप से स्वस्थ तब माना जाता है जब वह व्यवसाय की प्रकृति, उसके परिणाम, उसमें आने वाली कठिनाई समाज के विभिन्न वर्गों में उस व्यवसाय की प्रतिष्ठा के अनुरूप स्वयं को श्रेष्ठ या हीन समझता है, क्योंकि इससे उसकी निजी उपलब्धियों व मान सम्मान में वृद्धि होती है। यानी व्यावसायिक रूप से भी वो स्वस्थ होना चाहिए। अलग अलग समय पर स्वास्थ्य की अलग अलग परिभाषाएं दी गई है। उसी के आधार पर एक व्यक्ति को स्वस्थ हम तभी कहेंगे जब वह शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से स्वस्थ हो। विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर स्वास्थ्य के आयाम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक व व्यावसायिक और या फिर आर्थिक आयाम है। तो इस तरह से हमने स्वास्थ्य और उसके विभिन्न आयाम देख लिए हैं। अभी कुपोषण और संक्रमण का दुष्चक्र, इसके बारे में बताना है। कुपोषण और संक्रमण का दुष्चक्र यानी कि कुपोषण से संक्रमण और संक्रमण से कुपोषण होता है। भारतीय बच्चों में कुपोषण और संक्रमण अक्सर ही साथ साथ देखने को मिलता है। इसका मिला जुला रूप ही बच्चों के लिए हानिकारक होता है। जैसे जो बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसे कम कर देता है, संक्रमण और कुपोषण की ओर लेके जाता है। संक्रमण के कारण भूख कम लगती है, उससे भोजन का अंतग्रहण कम हो जाता है। फिर कुछ आहार पर भी प्रतिबंधियां लगा दी जाती है कि भाई अगर तबीयत खराब है तो ये खाओ, ये मत खाओ। और फिर उसमें अवशोषण में भी कमी हो जाती है कि शरीर कुछ चीज ऑब्जर्व कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। तो उससे फिर मिलकर कुपोषण का कारण बन जाती है सारी चीजें। ऐसे ही कुपोषण और संक्रमण एक दुष्चक्र का रूप धारण कर लेते हैं और कुपोषण से संक्रमण बढ़ने का खतरा हो सकता है और दूसरी ओर संक्रमण से बच्चा कुपोषण की ओर अग्रसर हो जाता है। तो ये कुपोषण और संक्रमण का दुष्चक्र के लिए आप इस तरह से एक बार ये एरो इधर जा रहा है संक्रमण से कुपोषण की तरफ और कुपोषण से संक्रमण की तरफ, तो ये भी आप छोटा सा ड्रॉ कर दीजिएगा। भारत में छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें प्रोटीन ऊर्जा, कुपोषण व अतिसार दोनों साथ होना आम बात है। जब ये दोनों चीज साथ हो जाती हैं तो और ज्यादा गंभीर हो जाती हैं और इससे बच्चे का स्वास्थ्य अधिक बिगड़ जाता है। रोग की अवधि और गंभीरता बढ़ जाती है जिससे अधिक जटिलताएं उत्पन्न होती हैं और बीमारी घातक भी हो सकती है। अगर कुपोषण संक्रमण में एक ही स्थिति होए तो ज्यादा गंभीर नहीं होती, यानी अगर बच्चे को कुपोषण है या फिर सिर्फ संक्रमण है तो ज्यादा गंभीर स्थिति नहीं होती। अर्थात संक्रमण और कुपोषण के साथ साथ होने से उत्पन्न प्रभाव इसके अलग अलग प्रभाव के योग से ज्यादा होता है। इसी चीज को योगवाहिता कहते हैं। इस कारण ही भारत के गरीब समुदाय के बच्चों की मृत्यु दर काफी अधिक है। अतः इसके लिए अनेक पोषण व स्वास्थ्य कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। अब जो संक्रमण है उसके ऊपर, संक्रमण के ऊपर कुपोषण किस प्रकार से प्रभाव डालता है ये देखेंगे हम। पहले क्या होता है कि प्रतिरक्षी के निर्माण में कमी हो जाती है अगर संक्रमण होता है तो। एक सुपोषित सामान्य बच्चे को संक्रमण का खतरा कम होता है और अगर संक्रमण हो भी जाए तो बच्चा उसे बेहतर ढंग से उसका सामना कर सकता है,
क्योंकि इसमें रोग प्रतिरोधी क्षमता ज्यादा होती है। सामान्य बच्चे संक्रमण के बाद भी जल्दी ही स्वस्थ हो जाते हैं, अतः उन पर संक्रमण के कुप्रभाव न के बराबर होते हैं, परंतु गंभीर ऊर्जा कुपोषण या फिर विटामिन ए की कमी के दौरान प्रतिरक्षक कारकों का बनना कम हो जाता है। यानी एक जो सामान्य बच्चे के बजाय कुपोषित बच्चा है, उसको बीमारी से जूझने की क्षमता उसमें बहुत कम हो जाती है, जिस कारण उसे संक्रमित होने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, यानी बार बार फिर उसे संक्रमण हो जाता है। त्वचा व श्लेष्मा झिल्ली की सुस्वस्थता पर भी प्रभाव पड़ता है। सुपोषित बच्चे में त्वचा, श्लेष्मा झिल्ली व अन्य उत्तक जो संक्रामक कारक होते हैं उसको प्रवेश से रोकते हैं। ये उत्तक संक्रमण के लिए अवरोधन का काम करते हैं और संक्रामक कारकों को मानव शरीर में प्रवेश ही नहीं करने देते। लेकिन जब प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण हो जाता है तो इसमें यह जो सुरक्षात्मक प्रक्रिया काम नहीं करती है। श्लेष्मा का श्रावण कम हो जाता है, श्लेष्मा झिल्ली पारगम्य हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो कीटाणु होते हैं ना संक्रामक कारक, उनमें वृद्धि बहुत तेजी से हो जाती है। इस वजह से कुपोषित बच्चे को जल्द ही संक्रमण हो जाता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण तथा कृमि ग्रसन। पाचन तंत्र में पाचन के दौरान जो खाया गया भोजन होता है विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। इस भोजन के पाचन के लिए पाचन तंत्र का सक्रिय होना, सही होना सामान्य पाचन के लिए जरूरी होता है। कुपोषित व्यक्तियों में पाचन तंत्र की गतिशीलता धीमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से कृमियों को बढ़ने के लिए अधिक समय मिल जाता है। फिर गोल जो कृमि होते हैं उनसे होने वाले जो संक्रमण होते हैं बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं, यानी वो जल्दी से ठीक तो हो ही नहीं पा रहे और जल्दी जल्दी बच्चा संक्रमित हो रहा है, तो वो जो कृमि होते हैं कीड़े और तेजी से बढ़ते हैं। इसमें पेट व आंत के संक्रमण की मियाद और गंभीरता भी अधिक हो सकती है। अब इसके बाद आता है कि पोषण स्तर पर संक्रमण क्या प्रभाव डालता है, यानी संक्रमण के ऊपर कुपोषण कैसे प्रभावित करता है, सर यहाँ पे पोषण स्तर पर संक्रमण कैसे प्रभावित करता है पोषण को। पहला, संक्रमण अगर होगा तो भोजन के अंतःग्रहण में कमी आ जाती है। दस्त या श्वसन संक्रमण से पीड़ित बच्चे में सबसे पहला परिवर्तन देखने को मिलता है, वह होता है भूख न लगना या भूख कम हो जाना। अक्सर ऐसे बच्चों को खाना अच्छा नहीं लगता या फिर वे भोजन पचा ही नहीं पाते हैं, इसी कारण बच्चों के भोजन अंतःग्रहण में कमी आ जाती है। साथ ही संक्रमण के उपचार के दौरान जो प्रतिरक्षक जो दवा दी जाती है ना, उसके प्रयोग से बच्चे को भूख भी कम लगती है, इसलिए भोजन अंतःग्रहण की मात्रा कम हो जाती है। और कभी कभी कुछ के परिवार भी उस पर कम देते हैं, खुराक में कमी कर देते हैं या फिर खाना देना एकदम ही बंद कर दिया जाता है बच्चे का, तो इससे संक्रमण में बच्चे का जो होता है ना खाना कम दिया जाता है बच्चे को। पोषक तत्वों के अवशोषण पर प्रभाव। पाचन के दौरान विभिन्न पोषक तत्व अवशोषित होकर खून में प्रवेश करते हैं और पोषक तत्वों के अवशोषण में कोई भी कमी पोषक तत्व की कमी को उत्पन्न कर सकती है। यह देखा गया है कि दस्त, खसरा व श्वसन की बीमारी जैसे संक्रमण के दौरान पोषक तत्वों के अवशोषण में कमी आ जाती है और इसका 60 से 70% ही जो पोषक तत्व है ना उसे हमारी बॉडी ऑब्जर्व कर पाती है। कृमि ग्रसन में भी व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है, यानी जो पेट में अगर कीड़े होते हैं जो हम खाते पीते हैं उसके पोषक तत्व कीड़े ही सारे चूस लेते हैं, तो इसमें भी व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है। इसके अलावा प्रोटीन की क्षति यानी कमी या क्षय भी होने लग जाता है। कुछ संक्रमणों व बुखारों में कुछ पोषक तत्व विशेष तौर पर प्रोटीन शरीर से निष्कासित हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, निकल जाते हैं। इसी कारण संक्रमण व ज्वर होने पर प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है। बच्चे के पोषण स्तर पर संक्रमणों का काफी प्रभाव पड़ता है। गरीब परिवारों के बच्चों पर जिनको आमतौर पर अपर्याप्त आहार मिलता है, संक्रमण के प्रभाव और भी ज्यादा गंभीर होते हैं। अगर बच्चों में अतिसार व खसरा हो जाए तो संक्रमण और ज्यादा गंभीर हो जाता है। तो ये संक्रमण और जो आपका कुपोषण है उसका दुष्चक्र था। नेक्स्ट आता है प्रश्न संख्या 2 की भोजन के 2 काम बताने आपको। भोजन क्या है और भोजन के काम बताने, 2 कार्य पूछे गए हैं। भोजन मानव जीवन की मूलभूत जरूरत है और भोजन न केवल जीवित रहने के लिए जरूरी है बल्कि मनुष्य को स्वस्थ रखने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने की भी शक्ति देता है। हमारे भोजन में अनेक अदृश्य रासायनिक तत्व होते हैं कि जो हमें स्वस्थ बनाने के लिए जरूरी होते हैं, और ये तत्व कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज,
लवण, रेसे, पानी आदि। इन पोषक तत्वों के अलावा भोजन में कुछ अपोषक तत्व भी होते हैं, जैसे आपकी जो प्राकृतिक रंग, गंध देने वाले पदार्थ, ये सारे। अब भोजन के जो काम होते हैं, प्रमुख रूप से भोजन के 3 काम होते हैं: शरीर क्रियात्मक कार्य, सामाजिक या सांस्कृतिक कार्य और मनोवैज्ञानिक कार्य। पहला है शरीर क्रियात्मक कार्य, यानी शरीर की जो क्रियाएं होती है ना, उसके लिए भी भोजन काम करता है। हमारा शरीर भोज्य तत्वों से ही मिलकर बनता है। ये कार्य आंतरिक व बाह्य अंगों के लिए होते हैं। ये प्रमुख रूप से निम्नलिखित है भोजन के शारीरिक कार्य। पहला, भोजन ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे गाड़ी के इंजन को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, वैसे ही शरीर को गति देने के लिए भोजन की जरूरत होती है। भोजन से मिली ऊर्जा ये काम करती है। भोजन से जब ऊर्जा मिलता है तो उससे कुछ शरीर में ऐच्छिक कार्य होते हैं, कुछ अनैच्छिक कार्य। ऐच्छिक क्रियाएं वे होती है जो मनुष्य के नियंत्रण में होती है, जैसे उठना, बैठना, चलना, दौड़ना। इन सब के लिए क्या चाहिए? हमारे शरीर को जरूरत होती है खाने की। कुछ अनैच्छिक क्रियाएं होती है, जैसे दिल का धड़कना, सांस लेना, रक्त परिवहन आदि। इसके लिए भी भोजन की जरूरत होती है, और ये क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं, मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होती। अतः हर समय भोजन से प्राप्त ऊर्जा अपना कार्य कर रही होती है। नेक्स्ट, शरीर निर्माण करता है भोजन। जन्म से मृत्यु तक हमारे शरीर निर्माण का कार्य चलता रहता है। भोजन के प्रमुख शरीर निर्माण कार्य निम्नलिखित हैं। जन्म से लेकर वयस्क अवस्था तक शरीर की जो वृद्धि होती है और नए नए तंतुओं का निर्माण होता है। शरीर में टूटे फूटे तंतुओं की मरम्मत चल रही होती है। वयस्क अवस्था में शारीरिक रचना को बनाए रखता है। खनिज पदार्थों में फास्फोरस जो होता है वो दांत व अस्थियों के निर्माण में सहायता करता है। लोहा रक्त निर्माण में सहायता करता है। आयोडीन के द्वारा थायराइड ग्रंथि का निर्माण होता है, जो कि मानसिक शारीरिक विकास में सहायक है। अब जो काम है अगला, वो सुरक्षा करना होता है। भोजन का काम शरीर की सुरक्षा करना। भोजन हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, जैसे विटामिन डी रिकेट से बचाता है, विटामिन ए आंखों को सुरक्षा प्रदान करता है, और विटामिन सी भी हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। नियंत्रण करना, भोजन द्वारा हमारा शरीर अपनी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, वह शरीर को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम होता है। जैसे जो खनिज पदार्थ होते हैं वो शरीर में अम्ल व क्षार के संतुलन में सहायक होते हैं। रक्त परिवहन, हृदय का धड़कना, रक्त का थक्का जमना आदि क्रियाओं को शरीर नियंत्रित करता है। विटामिन उपापचयन की क्रियाओं में सहायक होते हैं। जल शरीर से हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन कर देता है, और साथ में जल क्या करता है? भोज्य पदार्थों के पाचन व अवशोषण में सहायक होता है। इसके अलावा जल शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने में भी मदद करता है, और जो रेशे होते हैं वो शरीर से मल निर्माण व निष्कासन में सहायक होते हैं। अब भोजन का दूसरा काम है सामाजिक व सांस्कृतिक कार्य। सामाजिक कार्य हो गया कि भोजन परिवार समाज का अभिन्न अंग है। अनेक सामाजिक अवसरों पर भोजन परोसा जाता है, जैसे जहां सभी वर्ग, जाति, धर्म, प्रांत के लोग एक साथ एकत्रित होते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, मंदिरों में हो रहा है, कहीं गुरुद्वारे में लंगर हो रहा है, इस टाइप से, या किसी के घर में फंक्शन हो रहा है, तो बहुत सारे सब लोग साथ में भोजन करते हैं। सभी को अपनों के साथ खाना पसंद होता है, जैसे जन्मदिवस पर केक बांटना, परीक्षा में सफलता पर मिठाई बांटना। सांस्कृतिक कार्य कैसे हो गया कि भिन्न भिन्न प्रांतों, धर्मों में भिन्न भिन्न खान पान होता है। जैसे दक्षिण भारत में इडली, डोसा, सांभर, नारियल अधिक खाया जाता है, वहीं उत्तर भारत में रोटी, दाल, छोले भटूरे आदि ज्यादा पसंद किया जाता है। एक तीसरा, इसमें हमसे 2 ही पूछे गए हैं, लेकिन इसके भोजन के मुख्य रूप से 3 ही काम है। तीसरा छोटा सा है, तो आप इसमें देख लीजिएगा, ये भी आप लिख सकते हैं। मनोवैज्ञानिक कार्य, शरीर क्रियात्मक या फिर जो सामाजिक कार्य होते हैं, इनके अलावा भोजन भावात्मक आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। जैसे माँ के द्वारा परोसा गया गरम गरम खाना उसके प्यार व स्नेह को दर्शाता है। माँ का दूध पीने से बच्चा जो होता है उसके साथ क्या, माँ और बच्चे के बीच भावात्मक यानी कि जो अपने लगाव पड़ा था ना, वो स्थापित होता है। गुस्से में खाना ना खाना, खुशी में मनपसंद खाना बनाना, ये सब जो खाना है या भोजन है उसके मनोवैज्ञानिक कार्य ही होते हैं। अभी दूसरे के ख में पूछा गया कि पाचन के बाद सेल्यूलोज या अन्य प्रकार के रेशों पर क्या प्रभाव पड़ता है। सेल्यूलोज और जो रेशे होते हैं वो आपके अनुपलब्ध कार्बोज में आते हैं। कार्बोज मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, उपलब्ध कार्बोज और अनुपलब्ध कार्बोज। उपलब्ध कार्बोज में जो शर्करा यानी मीठा होता है और ये स्टार्च आते हैं, जो कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और जो सेल्यूलोज और जो अन्य प्रकार के रेशे होते हैं वो अनुपलब्ध कार्बोज होते हैं, जो क्या करते हैं,
शरीर में जाते तो हैं लेकिन वो शरीर में कोई पोषक तत्व नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं, मनुष्य के पाचन तंत्र में जाने के बाद पचाए जा नहीं सकते, अतः वे मल के साथ निष्कासित कर दिए जाते हैं। सेलुलोज या फिर रेसे कोई पोषक तत्व तो नहीं है, परंतु शरीर की कुछ क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी होते हैं। ये शरीर में जाकर पानी को सोख लेते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी भूख शांत होती है। पाचन के बाद ये रेशे मल के द्वारा निष्कासित हो जाते हैं, मल निष्कासन में सहायक होते हैं, जो अवशोषित खाद्य पदार्थों को मल के रूप में शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं, सेलुलोज और जो रेसे होते हैं वो। फिर पूछा गया कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के चार खाद्य स्रोतों की सूची बनाइए। प्रोटीन क्या है और उसके खाद्य स्रोत, और कार्बोहाइड्रेट के खाद्य स्रोत। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए उपयोगी होता है। यह वनस्पति जगत और पशु जगत दोनों ही प्रकार के खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। प्रोटीन किस किस से मिलता है, यानी उसके खाद्य स्रोत हैं अनाज, सूखे मेवे, मूंगफली, सोयाबीन, दालें, तेल वाले बीज, ताजा दूध, मांस, मछली, अंडा इत्यादि। आप इसमें से कोई भी 4 लिखेंगे क्योंकि हमसे 4 ही पूछा गया है। कार्बोहाइड्रेट या कार्बोज मुख्य रूप से शरीर को ऊर्जा देने और पाचन तंत्र को सुचारू रूप से चलाने का काम करते हैं। कार्बोज वनस्पति जगत से प्राप्त खाद्य पदार्थों में अधिक पाया जाता है, जैसे ग्लूकोज, स्टार्च, शर्करा, रेसे, सेलुलोज आदि। कार्बोज के प्रमुख खाद्य स्रोत है अनाज, मुख्य रूप से मोटे अनाज और साबुत दालें, जड़, कंद मूल, रेशे वाले फल, संतरा, चीनी, गुड़ आदि। तो ये आपका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हो गए। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया 4 वसा विलय विटामिनों के नाम बताइए। अब आपको बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में उनका वर्णन नहीं करना है क्योंकि आपसे सिर्फ नाम पूछा गया है और ज्यादा बड़ा भी नहीं है, 4 नंबर का प्रश्न है। वसा विलय विटामिन शरीर में जाकर वसा में घुल जाते हैं और शरीर से विसर्जित नहीं किए जाते हैं। आवश्यकता से अधिक होने पर वे शरीर में जमा हो जाते हैं, अतः प्रतिदिन के आहार में भी इनका होना जरूरी नहीं है। जो वसा विलय विटामिन होते हैं 4, वो है विटामिन ए, डी, ई और विटामिन के। विटामिन ई शरीर में वृद्धि के लिए सहायक होता है, अतः इसे वृद्धि प्रवर्तक कारक भी कहते हैं। और विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि यह संक्रमण से शरीर की रक्षा करता है। विटामिन डी कॉड मछली के तेल व सूर्य की धूप से मिलता है, जो शरीर में कैल्शियम फास्फोरस के चयापचय में सहायक होता है। विटामिन डी हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश से त्वचा के नीचे उपस्थित एक पदार्थ से बनता है, इसी कारण इस विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। तीसरा वसा वाला विटामिन है, वसा विलय विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई मनुष्यों में जंतुओं में प्रजनन संस्थान की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है। इसका प्रमुख कार्य असंतृप्त वसा अम्लों विटामिन ए व सी को सुरक्षा प्रदान करना है। इसके अलावा चौथा विटामिन है वसा विलय विटामिन विटामिन के, जो कि क्या शरीर में खून का थक्का जमाने में मदद करता है। विटामिन के रक्त स्राव को रोककर रक्त या खून का थक्का जमाने में सहायक होता है, इसलिए इसे रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन के एक पीले रंग का पदार्थ है जो ताप से अप्रभावित रहता है और सूर्य के प्रत्यक्ष प्रकाश में नष्ट हो जाता है। तो ये आपके वसा विलय विटामिन थे। अब इसी में पूछा गया तीसरे में कि जल विलय विटामिनों के नाम बताने हैं, दो जल विलय विटामिनों के नाम, और उसमें उनके खाद्य स्रोत भी बताने हैं और प्रत्येक के 2 काम भी बताने हैं। जल विलय विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन अगर शरीर में अगर ये जल विलय ज्यादा चले जाए ना तो कोई से हानि नहीं होते, क्योंकि ये शरीर के द्वारा जल के साथ दोबारा से उत्सर्जित कर दिए जाते हैं, अतः शरीर पर इनकी अधिकता का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। विटामिन बी और विटामिन सी जल विलय विटामिन है। अब विटामिन बी जो होता है ना वो कोई एक विटामिन नहीं है। विटामिन बी एक विटामिनों का समूह है जिसे कि बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, विटामिन बी समूह कहा जाता है। तो पहला जल विलय विटामिन है विटामिन बी समूह। विटामिन बी कोई एक विटामिन न होकर कई विटामिनों का एक समूह है जिसे विटामिन बी समूह कहा जाता है। इसकी कमी से शरीर में कमजोरी, एकाग्रता में कमी, पाचन संस्थान में विकार आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं।
विटामिन बी समूह में थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन व निकोटीन अम्ल, फोलिक एसिड, विटामिन B12 या कोबालामीन आदि आते हैं। अब विटामिन जो बी है उसका पहला है थायमीन या फिर विटामिन B1 भी कहा जाता है इसे। जो थायमीन या विटामिन बी है इसके खाद्य स्रोत हैं साबुत अनाज, मटर, दालें, दूध, मांस, मछली, यकृत, अंडे का पीला भाग, सभी हरी सब्जियां व फल। और थायमीन के काम है कार्बोज के चयापचय में सहायक होना, ग्लूकोज का निर्माण कर उपयोग करने में भी कोशिकाओं की सहायता करता है ताकि ऊर्जा की प्राप्ति हो सके, पाचन संस्थान की मांसपेशियां जो होती है उसकी गति को सामान्य रखता है जिससे हमारी भूख भी सामान्य रहती है। इसके बाद राइबोफ्लोविन है, इसके जो प्रमुख खाद्य स्रोत है मांस, मछली, दूध, साबुत अनाज, दालें, ये इसके खाद्य स्रोत हैं। आप ये देखिएगा विटामिन बी में ना, बी के अंदर ज्यादातर चीजें अगर आपको कोई याद भी ना रहे ना तो आप हरी सब्जियां लिख दीजिए, अंडा, मछली, यकृत, ये सारी चीजें लिख देंगे ना, मांस, दूध लिख दीजिए, ये सारी चीजें हर चीज प्रदान करती हैं। अब राइबोफ्लेविन के कार्य हैं, यह कार्बोहाइड्रेट वसा के चयापचय में सहायक होता है, नियासिन के निर्माण में सहायक होता है, वृद्धि के लिए भी आवश्यक होता है। और इसके बाद आता है नियासिन या फिर निकोटिनिक अम्ल, ये भी विटामिन बी का ही एक समूह है। खाद्य स्रोत है नियासिन के सूखा खमीर, यकृत, साबुत अनाज, दालें, मांस, मछली, दूध, अंडा, सब्जियां आदि। नियासिन के कार्य हैं कि यह त्वचा, पाचन संस्थान, नाड़ी संस्थान की सामान्य क्रियाशीलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। ग्लूकोज के ऊर्जा में परिवर्तन और वसा के निर्माण में भी सहायता करता है, अतः यह कार्बोज वसा प्रोटीन के चयापचय में सहायक होता है। इसके अलावा नियासिन कोएंजाइम का भी निर्माण करता है। इसके बाद आता है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड के खाद्य स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जियां, सूखा खमीर, गेहूं का अंकुर, मांस, यकृत, गुर्दा, साबुत अनाज, सोयाबीन, मूंगफली, मेवे, अंडा, दूध इत्यादि। फोलिक एसिड क्या काम करता है शरीर में? यह रक्त के निर्माण में महत्वपूर्ण कार्य करता है। लाल रुधिर कणिकाओं के उचित विकास के लिए यह आवश्यक है। इसके बाद विटामिन B12 या फिर कोबालाइम आता है, जिसके प्रमुख खाद्य स्रोत है यकृत, गुर्दा इसके मुख्य स्रोत हैं। यह पनीर, दूध, अंडा, मांस, समुद्री झींगा, महाचिंगट, केकड़ा आदि में मिलता है। विटामिन B12 हमारे शरीर में इसके प्रमुख कार्य क्या है? ये हमारे शरीर में पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अस्थि मज्जा के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक है और फिर लाल रक्त कणिकाओं को बढ़ाता है और डीएनए के निर्माण में भी विटामिन B12 आवश्यक है। इसके बाद हमारा जो जल विलय विटामिन, पहला B12 के सारे हो गए। अब दूसरा विटामिन है विटामिन C या एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C को फ्रेश फूड विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि ये क्या फ्रेश जो सब्जियां खाना होता है ना उसमें मिलता है। स्कर्वी नामक रोग के उपचार में विटामिन C का आविष्कार हुआ। वैज्ञानिकों ने संतरा, नींबू या अन्य ऐसे फलों से विटामिन C के क्रिस्टल अलग किए थे और जो ये विटामिन C है यह एक सफेद क्रिस्टलीय पानी में घुलनशील विटामिन है जो ताप पर बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। विटामिन C के खाद्य स्रोत है विटामिन C ताजे खट्टे फल सब्जियों में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा नींबू का रस, संतरा, अनानास, आम, पपीता, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि में पाया जाता है। इसके बाद इसका जो काम होते हैं, जो विटामिन C के काम होते हैं, हमें बहुत सारे काम होते हैं लेकिन हमें 2 ही काम लिखना है। तो इसमें पहला कार्य क्या करता है विटामिन C? दांत, अस्थियों व रक्त वाहिनियों की दीवारों को स्वस्थ रखता है, घाव को भरने में सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा विटामिन C का आप ये भी लिख सकते हैं कि हमें क्या वो संक्रमक रोधी विटामिन भी होता है, संक्रमण होने से बचाता है। अभी हमसे ख में पूछा गया कि वे कौन सी 2 मुख्य विधियां हैं जो खाद्य पदार्थों में विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C की मात्रा को बढ़ाती हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी अगर हमारे खाने में विटामिन B कॉम्प्लेक्स यानी विटामिन B जो होता है B समूह और विटामिन C ना हो तो किस तरह से बढ़ाएंगे। विटामिन B कॉम्प्लेक्स, विटामिन C दोनों ही जल विलय विटामिन है। साबुत अनाज और दालों के अंकुरण और खमीरीकरण से इनमें विटामिन B कॉम्प्लेक्स, विटामिन C की मात्रा काफी हद तक बढ़ाई जा सकती है। यानी अगर हम उनको अंकुरित करें और या फिर हम उनको खमीरीकरण, खमीर उठाएं हम उसका और फिर उसका उन चीजों का भोजन अगर हम आहार लें तो हमें विटामिन B12
B12 नहीं, बी कॉम्प्लेक्स यानी बी समूह के विटामिन बहुत सारे और विटामिन सी मिल जाएगा। अभी अंकुरण कैसे करते हैं? अंकुरण, बीजों और दानों को अंकुरित करने की प्रक्रिया अंकुरण कहलाती है। इसमें सबसे पहले बीजों को धोते हैं, साफ पानी से अच्छे से धो लेंगे, फिर उसको हम पानी में भिगोकर रख देते हैं। हम उसको या तो फूलने तक भिगोएंगे या तो पूरे जैसे रात भर भिगो देंगे और सुबह तक वो फूल जाते हैं, या फिर आप देख लीजिएगा 7-8 घंटे में जितने टाइम में फूलते हैं जब तक भिगो देते हैं। फिर उनको पानी से निकालकर गीले कपड़े में बांध के 24 घंटे के लिए लटका दिया जाता है कहीं पर, और उनको फिर जब वो दाने होते हैं उनमें क्या छोटे छोटे अंकुर आ जाते हैं, ऐसे उगता है जैसे आप पेड़ के लिए बीज उगाते हो तो पहले वो अंकुरित होता है, तो उस तरह से अंकुरण उसमें आ जाता है। और इसमें विटामिन बी समुदाय विटामिन सी से ही फिर खाना भरपूर हो जाते हैं। ये सारी चीजें, साबुत दालें जैसे मूंग चना आदि को अक्सर ही हम अंकुरित करके खाते हैं, तो ये अंकुरण ये होता है। इसके बाद आता है खमीरीकरण। खमीरीकरण में खाद्य पदार्थ को पीसकर और किसी द्रव्य, खास करके ज्यादातर पानी के साथ ही मिला के रात भर के लिए उचित तापमान पर छोड़ दिया जाता है, और फिर उसके बाद सुबह हम देखते हैं ना फ्लपी सा हो जाता है। उसमें कुछ लाभदायक बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं इस मिश्रण में। ये बैक्टीरिया उस मिश्रण को कुछ आवश्यक रासायनिक उसमें परिवर्तन कर देते हैं। इससे मिश्रण देखने में फूला फूला हल्का प्रतीत होता है, जो आसानी से पचाने के योग्य भी हो जाता है। जैसे दक्षिण भारत का प्रसिद्ध व्यंजन इडली जो होता है ना, वो दाल और चावल को भिगोते हैं, फिर रात को पीस के रख देते हैं, सुबह वो फ्लपी ऐसे हो जाता है, फिर इडली बनाते हैं। तो ये इसका खमीरीकरण का उदाहरण। प्रश्न संख्या 4 है। 4 का क्या है कि स्तनपान के 6 फायदे सूचीबद्ध कीजिए। स्तनपान कराने के महत्व या फिर फायदे की बात है। स्तनपान कराने का महत्व, स्तनपान माता नवजात शिशु के मध्य जुड़ाव का पहला चरण होता है। कहा जाता है कि माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है। माता और बच्चे के लिए स्तनपान कराने का बड़ा ही महत्व होता है, जिसे हम निम्नलिखित तथ्यों से समझ सकते हैं, यानी स्तनपान कराने के क्या क्या फायदे हैं। पहला, शिशु के जन्म के तुरंत बाद माँ का जो पहला दुग्ध स्त्राव होता है, वह पीला द्रव्य रूपी दूध बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। इसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है। कोलेस्ट्रम जो पहला दूध होता है ना, कोलेस्ट्रम होता है, वो बच्चे के लिए काफी लाभदायक होता है। यह अनेक पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें जीवन रक्षक गुण होते हैं। इसमें रोग प्रतिरोधक कारक व श्वेत रक्त कणिकाएं बहुत मात्रा में पाई जाती हैं, तो बच्चे के लिए लाभदायक होते हैं। और इसमें वृद्धि कारक पदार्थ भी होते हैं, यानी जो पहला दूध होता है वो अमृत के समान होता है। तो ये बच्चे का पहला फायदा हो गया स्तनपान कराने का। माँ का दूध एक संपूर्ण संतुलित आहार होता है। इससे बच्चे को सारे पोषक तत्व तो उचित मात्रा में मिल जाते हैं। इसके अलावा माँ का दूध बच्चे के कोमल पाचन तंत्र के लिए भी अनुकूल होता है, यानी आसानी से पच जाता है। इसमें लैक्टाब्यूमिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जो शिशु के पाचन तंत्र द्वारा आसानी से पचाया जाता है। माँ का दूध बच्चे के अंगों की परिपक्वता के लिए लाभदायक होता है। स्तनपान कराने से बच्चे को शुद्ध दूध मिलता है। इसमें क्या मिलावट नहीं होती, कि बाहरी चीज, हमें ये टेंशन नहीं रहेगी कि बच्चे को हम दे रहे हैं उसमें कोई मिलावट तो नहीं है, उसको कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, वो सब। आर्थिक दृष्टि से भी स्तनपान का महत्व होता है, क्योंकि इसके लिए दूध माता को क्या माता से ही प्राप्त होता है। माँ जो खाती है उससे उसे अलग से खरीदना नहीं पड़ता, उसमें अलग से पैसे खर्च नहीं होते हैं। स्तनपान द्वारा शिशु संक्रमण व भोजन से होने वाले संक्रमण से भी बच जाते हैं, और उसके माध्यम से माता शिशु के बीच भावात्मक संबंध यानी लगाव भी बढ़ता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि माता व शिशु दोनों के लिए स्तनपान का बड़ा महत्व है। इसके बाद चौथे के ख में पूछा गया कि गर्भवती महिला के लिए दोपहर के संतुलित भोजन की व्यंजन सूची का सुझाव दीजिए। यानी कोई गर्भवती महिला है, दोपहर में उसे कौन सा भोजन आप देंगे, संतुलित आहार बताना है, और उन खाद्य पदार्थों से कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होगा ये भी बताना है। गर्भवती महिला जो होती है उसके लिए हम चपाती, पुलाव, आलू पालक की सब्जी, कस्टर्ड बनाएंगे। ये उसके लिए एक पोषक आहार है दोपहर के लिए। इसमें अनाज है, वो हम अनाज में हम आटा लेंगे, उसका आटा लेंगे अनाज का, गेहूं का, वो लगभग 20 ग्राम यानी चौथाई कप। चावल 40 ग्राम, जड़ व कंदमूल 60 ग्राम। अब उसमें आलू लेंगे, जैसे आधा छोटा आलू लगभग 60 ग्राम के करीब हो जाएगा। चीनी गुड़ रहेगी 10 ग्राम, वसा व तेल 10 ग्राम, दूध 125 ml। हरी पत्तेदार सब्जियां 100 ग्राम, अन्य सब्जियां फली जैसे फलियां हो गई या गाजर हो गई 80 से 100 ग्राम, मतलब जो भी मिक्स सब्जियां हो गई वो। इन सब का प्रयोग करके हम गर्भवती महिला के लिए दोपहर के भोजन में चपाती बनाएंगे, आलू पालक की सब्जी बनाएंगे, कस्टर्ड बना देंगे और पुलाव भी बना सकते हैं। इससे मिलने वाले पोषक तत्व जो होते हैं वो गर्भवती महिला को संपूर्ण पोषक तत्व प्रदान करेंगे, क्योंकि सारी चीजें ऐसी होती है ना जो कार्बोज भी देंगी, प्रोटीन, वसा, विटामिन सब चीज देंगे।
पोषक तत्व, इसमें अनाज से ऊर्जा प्रोटीन मिलेगा, दूध से प्रोटीन कैल्शियम मिलेगा, पालक जैसे हरी सब्जियां उससे विटामिन मिनरल्स भी मिलते हैं, आलू कार्बोज देगा, ऊर्जा प्रदान करेगा, घी और तेल डालेंगे उससे वसा मिलेगी, जो सब्जियां हमने गाजर और फलियां ली हैं उनसे हमें हमारे जो गर्भवती है उसे विटामिन मिलेगा। तो ये आपका यहाँ पे गर्भवती महिला के लिए आहार योजना हो गई। अब स्तनपान, जो महिलाएं स्तनपान करा रही होती हैं बच्चे को, तो उन्हें कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए, यानी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उन्हें करनी चाहिए, कुछ नहीं करनी चाहिए, हमें उसके बारे में बताना है। 3 करने योग्य बातें, 3 ना करने योग्य बातें, इसमें कई हैं, आप बस 3 याद रखिएगा। पहले करने योग्य बातें, आहार में पर्याप्त दूध, दालें, अनाज, सिट्रस फल, हरी पत्तेदार सब्जियां होनी चाहिए, ये करना है। दूध स्त्राव को बढ़ाने के लिए पानी और अन्य जो तरल पदार्थ है अपने आहार में शामिल करने हैं। तीसरा, बच्चे के जन्म के कुछ माह बाद तक लौह तत्व यानी जो आयरन की गोलियां होती है ना वो लेना जारी रखना है। मुख्य आहार के बीच बीच में पौष्टिक आहार भी लेने हैं। जो दैनिक आहार रोज वो 2 या 3 बार खाना खाती थी, अब 5 या 6 बार उसे प्रतिदिन करना है। अगर किसी विशेष खाद्य पदार्थ, किसी चीज से क्या अगर समस्या हो, पचा नहीं सक रही हो, उल्टी हो रही हो या बच्चे को नहीं पच रहा हो, तो उस चीज का सेवन नहीं करना है। अब ना करने योग्य बातें, बहुत अधिक तीखे, चटपटे, मसालेदार, विशिष्ट सुगंध वाले खाद्य पदार्थ नहीं लेने हैं, क्योंकि इससे क्या होता है दूध का स्वाद भी बदल सकता है, जो बच्चे को फिर सही नहीं लगेगा। शराब, नशीली दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दूध के द्वारा बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तनाव व मानसिक परेशानी से बचना है। माँ को अगर टीबी, तपेदिक को, अगर उसे हार्ट की कोई समस्या हो, गुर्दे का रोग, मानसिक समस्या हो, तो बच्चे को स्तनपान नहीं करवाना है। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवाइयाँ नहीं लेनी है। बच्चे को अगर दूध पिलाना बंद कर दिया तो उसके बाद अपने आहार जो संख्या बढ़ाई थी ना मात्रा, और आहार की जो संख्या के दिन में 5-6 बार लें और थोड़ा ज़्यादा लें, वो कम कर देना। नहीं, इससे क्या होगा, वजन फिर बढ़ता जाए, क्योंकि बच्चा दूध पीना बंद कर दिया है बच्चे ने। तो यहाँ पे 4 प्रश्नों के आंसर हमने देख लिए हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।